नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एनसीएल हेम ऑपरेटर का जो एग्जाम होने वाला है उसके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो दोस्तों सेम टू सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन दोस्तों आपका टेक्निकल पार्ट वाला है, ये मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि गिव द मीनिंग ऑफ द साइन शो, यानी कि दिखाया गया संकेत का अर्थ बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहा कि ये जो संकेत आपको दिखाया गया है ये कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका संकेत है दोस्तों, ये आपका इंफॉर्मेटरी साइन का सिंबल है। कौन सा साइन का? इंफॉर्मेटरी साइन का ये सिंबल है। यानी कि ये क्या करते हैं, ये आपका सूचना देने का काम करते हैं। ये दोस्तों इनका आकार कैसा होता है? तो इनका आकार चौकोर होता है, यहाँ पर या आयताकार। ठीक है, आयताकार होता है और ये नीले बैकग्राउंड में होते हैं। ठीक है, या कभी कभी ये आपके हरे बैकग्राउंड में भी होते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब यही होता है, ये किसी ना किसी सूचना को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आप लोगों को दिखा रहा होगा, ये आपका है कि एक पेट्रोल पंप है। किसका सिंबल है? पेट्रोल पंप का। फिर नीचे क्या करता है, कहीं कहीं पर ये लिख देता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो ये बता देता है कि जो आप लोग पेट्रोल पंप है वो आपका 1 किलोमीटर की दूरी पर है। या फिर अगर आपका यहाँ पर पेट्रोल पंप है तो यहाँ पर इस तरीके से साइन बना देता है कि आपका यही लोकेशन है पेट्रोल पंप का। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी वाहन चालक होते हैं उन्हें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, हमें यहाँ पर तेल डलवा लेना चाहिए, डीजल। ठीक है, और ऐसे कहीं कहीं पर टेलीफोन का रहता है, कहीं कहीं अस्पताल का रहता है। तो ऐसे संकेत दिए रहते हैं जब हम लोग रोड पर चलते हैं तो। ठीक है, तो ये कौन सा देते हैं? इंफॉर्मेटरी साइन है। अच्छा देखिए, कभी कभी बोर्ड देखेंगे ये हरा कलर का रहता है। हरा कलर का दोस्तों जो बोर्ड रहता है इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, ये भी आपका सूचना इंफॉर्मेटरी साइन या सूचना देने वाले संकेत होते हैं। देखिए ये आपका आयताकार या चौकोर नीले या हरे बैकग्राउंड, नीले या हरा बैकग्राउंड है। जैसे ये नीला वाला बैकग्राउंड है, ये आपका हरा वाला बैकग्राउंड है। ठीक है, जो दूरी दिशा, हरा वाला जो रहेगा आपका दूरी दिशा वाला भी आपको बताता है। जो ये दूरी दिशा रहता है ये आपका दूरी दिशा और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे अस्पताल पेट्रोल पंप का ये आपका बताता है। ठीक है, इस तरीके से ये बता, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेटरी साइन कहते हैं। जैसे आपका कॉशनरी साइन यहाँ पर, सॉरी, कन्फर्मेटरी साइन, यानी कि कंफर्मेशन के लिए आपका रहता है कि आपका 15 किलोमीटर पर मेरठ है, 65 किलोमीटर पर रुड़की है, मुंबई है। प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन है आपका। पेट्रोल पंप का ये सिंबल है कि आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप है। ये लोकेशन का कि आपको ये लोकेशन है मुंबई है। ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा कहा गया ये कौन सा संकेत है आपको बताना है। तो देखिए, कंपल्सरी लेफ्ट टर्न का ये आपका सिंबल है। अगर इस तरीके से तीर बना दे तो ये बताता है कंपल्सरी लेफ्ट टर्न का है, यानी कि अनिवार्यता है बाएं मुड़ है। ठीक है, अच्छा और कभी कभी देखेंगे आपका कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से साइन रहता है। ठीक है, ये जो सफेद वाला है तो ये कहता है आगे जाकर के बाएं मुड़े अनिवार्य। ठीक है, आगे जाके बाएं मुड़ना अनिवार्य है, तो वो इस तरीके से उसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर इसका एक मतलब है, अगर ये सीधा सीधा अगर दे दिया है तो सीधा सीधा का मतलब है आपको अनिवार्यता लेफ्ट मुड़ना है। ठीक है, यहाँ पर जगह नीले रंग के गोल घेरे में बाईं ओर मुड़ा सफेद तीर यह दर्शाता है कि चालक के लिए आगे से अनिवार्य रूप से बाएं मुड़ना आवश्यक है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है कि नीचे दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है, जब भी आप लोग रोड पर चलते हैं कहीं कहीं पर यहाँ पर बैरियर लगा दिया जाता है। ठीक है, रोड पर ही। ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर आप अपना स्पीड स्लो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों जो रहता है ये आपका रफ रोड को बताता है कि यहाँ पर सड़क क्या है आपकी उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रफ रोड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे और यहाँ पर बैरियर अहेड नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपका होगा रफ रोड, यानी कि यहाँ पर सड़क उबड़ खाबड़ है। तो देखिए यहाँ पर चेतावनी त्रिकोण के अंदर ऊबड़ खाबड़ सतह या कुबड़ी जैसी आकृति बनी होना यह दर्शाता है कि आगे की सड़क खराब या रफ रोड है, यानी कि रोड रफ है या अनियमित रोड है, इसलिए वाहन की गति को धीमा कर लें। ठीक है, ताकि आप अपने एक्सीडेंट से बचे रहें। देखिए अगला प्रश्न कहा गया है यातायात चिन्ह क्या दर्शाता है। तो देखिए आपका यहाँ पर ये जो सिंबल है ये आपको बताता है दोस्तों यहाँ पर नैरो ब्रिज का। ठीक है, सकरी ब्रिज आपका यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी।
तो देखिए, त्रिकोण सावधानी सूचक संकेत सकरा पुल नैरो ब्रिज का है। कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होती है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में सकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति कम करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नजर रखे। अच्छा देखिए, ये कौन सा संकेत है? तो ये देखिए, आपका जो संकेत है ये आपको बताता है कि स्पीड लिमिट आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये है आपका स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा का है ये। तो लाल रंग के गोल घेरे के अंदर काले रंग से लिखी गई संख्या 50 वाहन की अधिकतम गति सीमा या स्पीड लिमिट को दर्शाती है। इसका मतलब है कि वाहन की गति 50 किलोमीटर घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एनसीएल हेम ऑपरेटर का अगर आप लोग मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिए हैं तो आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कल एक लाइव टेस्ट होने जा रहा है फिर से। ठीक है, 5 लाइव टेस्ट तो हो चुका है, 6ठे का नंबर है। तो आप लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर जाइएगा। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जैसे जाएंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर दिख जाएगा एनसीएल का ऑप्शन। एनसीएल वाले पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। ठीक है, या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, ये जो आपको सर्च का आइकन दिखता है ना, यहाँ पर एनसीएल हेम लिखेंगे ना तो भी आप लोगों का, या फिर हेम लिखेंगे तो यहाँ पर आपका सर्च हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप अपना इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोग दोस्तों यहाँ से परचेज कर सकेंगे। दोस्तों अगर अभी तक एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो आप लोग ले लीजिएगा इसके साथ दोस्तों, क्योंकि 75 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है मात्र 149 में। इसके साथ देखिए आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको दोस्तों टेक्निकल का स्पेशल टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो 2023 में हुए हैं, 2020 में हुए हैं, 2018 में जो हुए हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। निम्मी का दोस्तों ट्रेड टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि दोस्तों जैसे बीआरओ हो गया, आईटीबीपी हो गया, या फिर दलहई पुलिस ड्राइवर का हो गया, ऐसे ऐसे एग्जामों में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो वो सब दोस्तों वो भी डाल दिया गया है उसी में। और स्टडी रिलेटेड पीडीएफ भी आपको 3 से 4 हजार क्वेश्चन का मिल जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट आपको दोस्तों दे दिया गया है। अभी तो फिलहाल 5 अपलोड हैं, 6ठा आप लोगों को कल लाइव होने जा रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी यहाँ पर डाल दिए गए हैं। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आपको दोस्तों नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है 8858688283, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को टेस्ट के साथ देखिए आपको ये जो रोड साइन और सेफ्टी का ये जो बुक है, इसका भी दोस्तों आप लोगों को दे दिया गया है। ठीक है, ताकि दोस्तों फिगर वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन आप दोस्तों अच्छे तरीके से कर पाएं। और आप इसका दोस्तों प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। जब प्रिंट आउट वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका प्रिंट आउट इसका निकल जाएगा। ठीक है, और वहां से आप अपना पासवर्ड डाल देंगे तो आपका ये पीडीएफ ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जो फिगर वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों इस टेस्ट को अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कहा गया है कि इंजन ऑयल, यहाँ पर देखिए ये रंजन नहीं होगा, ये आपका रहेगा इंजन ऑयल। ठीक है, तो इंजन ऑयल का रंग गहरा काला हो जाए तो इसका क्या संकेत है? तो देखिए इंजन ऑयल का रंग अगर गहरा काला हो जाए तो इसका मतलब होता है कि कार्बन जमाव। कौन सा? कार्बन जमाव होता है ये। ठीक है, तो जब इंजन ऑयल लगातार चलता है तो ईंधन के दहन के कारण उसमें कार्बन के कण, धूल, मिट्टी और अन्य अशुद्धियां मिल जाती हैं। इसी कार्बन जमाव के कारण तेल का रंग गहरा काला हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, कह रहे इंजन से धुआं निकलना किस खराबी का संकेत है? तो देखिए इंजन से अगर धुआं निकल रहा है तो यह है कि इंजन में तेल का जलना। ठीक है, तो इंजन में अगर तेल जल रहा है जिसकी वजह से इंजन से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो यदि इंजन से अधिक धुआं, विशेषकर नीला या सफेद धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि पिस्टन रिंग या वाल्व सील खराब होने के कारण कंबस्शन चैम्बर में इंजन ऑयल जल रहा है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि यदि इंजन ओवरहीट हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो अगर दोस्तों आपका इंजन जो है ओवरहीट हो जा रहा है तो आपको इंजन को बंद कर देना चाहिए और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है,
तो इंजन अगर ओवर हीट हो रहा है और वाहन को तुरंत सुरक्षित किनारे रोककर इंजन को बंद कर देना चाहिए और उसे ठंडा होने देना चाहिए। गर्म इंजन में तुरंत रेडिएटर कैप खोलने से खौलता हुआ पानी या भाप चेहरे पर आ सकती है, जो कि खतरनाक है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इंजन पावर को किस इकाई में मापा जाता है। तो इंजन पावर को दोस्तों हम लोग जो मापते हैं हॉर्स पावर में नापते हैं, यानी कि अश्व शक्ति में हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि वाहनों के इंजन की शक्ति को आमतौर पर हॉर्स पावर या किलोवाट में मापा जाता है। 1 मीट्रिक हॉर्स पावर बराबर होता है 735.5 वाट के बराबर। ठीक है, और ब्रिटिश में कितना, अच्छा देखिए यहाँ पर कहा गया मीट्रिक हॉर्स पावर, तो मीट्रिक हॉर्स पावर में कितना होगा 735.5। लेकिन अगर यहीं पर दोस्तों कह देता मीट्रिक हॉर्स पावर की जगह पर कह देता एक ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश हॉर्स पावर, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 746 वाट। ठीक है, ठीक है, तो मीट्रिक हॉर्स पावर कहेगा तो 735.5 वाट, और और यहाँ पर ब्रिटिश कहेगा, ठीक है, ब्रिटिश कहेगा, ब्रिटिश हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होगा। और अगर कुछ भी ना कहे, सीधे कहे कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, तो वहां पर दोस्तों हम लोग जो जवाब देते हैं वह ब्रिटिश का ही देते हैं। ठीक है, ब्रिटिश का देते हैं और मीट्रिक का नहीं देते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक नाम देके कहे कि मीट्रिक हॉर्स पावर का मान कितना होता है, तो 735.5 वाट होता है। और जब ब्रिटिश का है तो आपका 746 वाट, जब कुछ भी ना कहे तो आपको ब्रिटिश वाला ही बताना है। देखिए इंजन टार्क की इकाई क्या होती है, तो इंजन टार्क की जो इकाई होती है दोस्तों आपका न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, इंजन टार्क की इकाई न्यूटन मीटर। तो टार्क एक घूर्णन बल या टर्निंग फोर्स है। ठीक है, बल की इकाई न्यूटन और दूरी की इकाई मीटर होने के कारण इंजन टार्क को न्यूटन मीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है कि रेक्टिफायर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों रेक्टिफायर का जो उपयोग किया जाता है यह एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर का उपयोग हम लोग एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। तो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो अल्टरनेटर द्वारा बनाए गए अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में बदलता है, क्योंकि वाहन की बैटरी केवल डीसी करंट से ही चार्ज हो सकती है। अगला प्रश्न है कि वाहन को उल्टा चलाना मना है, क्यों। तो देखिए वाहन को उल्टा चलाना मना है क्योंकि गोलाई वाले कहाँ पर, तो गोलाई वाले रास्ते पर। ठीक है, तो वाहन को उल्टा चलाना गोलाई वाले रास्ते पर मना है। तो देखिए मोड़ों या गुलाई वाले रास्तों जहां पर कर्व हो पर पीछे का ट्रैफिक साफ दिखाई नहीं देता है और अंधा मोड़ यानी कि ब्लाइंड स्पॉट होने के कारण दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक होती है, इसलिए मोड़ों पर वाहन को रिवर्स चलाना मना रहता है। अगला प्रश्न है कि वाहन चालक द्वारा इनमें से कौन सा मूल दस्तावेज साथ में न रखना अपराध है। तो वो है दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप भी जब ड्राइविंग करते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। ठीक है, बाकी आपके पास और सब सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, देखिए मोटर वाहन नियमों के अनुसार वाहन चलाते समय मूल यानी कि ओरिजिनल रूप से ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। अन्य दस्तावेजों की डिजिटल या वैध प्रति स्वीकृत हो सकती है, लेकिन वैध ओरिजिनल लाइसेंस न होना गंभीर अपराध है। देखिए अगला प्रश्न है, जब इंजन बंद हो और क्लच दबाने पर गियर लग जाए तो किस प्रकार का क्लच है। तो जब इंजन बंद हो और क्लच दबाने पर गियर लग जाए तो यह दोस्तों आपका डॉग क्लच है। डॉग क्लच में गियरों को आपस में जोड़ने के लिए सीधे दांतों का उपयोग किया जाता है। घर्षण न होने के कारण इंजन बंद होने पर भी क्लच दबाकर इसे आसानी से इंगेज या डिसएंगेज किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर सड़क पर तेल फैल गया हो तो आपको क्या खतरा है। तो अगर सड़क पर तेल फैल गया है तो खतरा ये है कि आपका वाहन फिसल सकता है। ठीक है, तो फिसलन भरी सड़क हो जाती है अगर आपके सड़क पर तेल फैल गया है तो। ठीक है, और देखिए सड़क पर तेल गिर जाने से सड़क की सतह और टायरों के बीच घर्षण खत्म हो जाता है। इससे वाहन के टायर अपनी पकड़ खो देते हैं और अचानक ब्रेक लगाने पर मोड़ पर वाहन बुरी तरह फिसल सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए फिसलन भरी सड़क का आपसे कभी कभी संकेत पूछ लेगा कि फिसलन भरी सड़क का संकेत क्या है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा करता है। तो देखिए फिसलन भरी सड़क जो मैंने नाम लिया है वो दोस्तों आपका ये है स्लिपरी रोड।
ठीक है। स्लिपरी रोड का दोस्तों यहाँ पर फिगर होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये बताता है कि आपका यहाँ पर जो रोड है वह आपका स्लिप करने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से सीधे में लेके जा रहे हैं तो आपका फिसलन के कारण आपका जो बैलेंस है ये गड़बड़ा सकता है। ठीक है। बाकी ये बजरी बिखरी बजरी का ये है कि यहाँ से आप टायर यहाँ से जा रहे हैं तो टायर से आपके पत्थर बाहर की ओर चले जाते हैं। ये फिसलन और ये नैरो ब्रिज का है। ये रोड वाइडन अहेड यानी कि आगे रास्ता चौड़ा है सिंबल है। ठीक है। ये नौका का सिंबल है। ये देखिए पत्थर लुढ़कने की संभावना है कि कहीं पथरीले इलाके या पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो पत्थर गिरने की अगर संभावना रहती है तो वहां पर इस तरीके से सिंबल दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप लोगों का फिगर दिया गया है जो कि आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आपको मॉक टेस्ट के साथ इस पीडीएफ को फ्री में दिया गया है, आप लोग जाके ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बताया गया है, तो हो गया। देखिए यहाँ सड़क पर तेल गिर जाने के कारण सड़क की सतह टायरों के बीच का जो घर्षण होता है वह खत्म हो जाता है। इससे वाहन के टायर अपनी पकड़ खो देते हैं और अचानक ब्रेक लगाने या मुड़ने पर वाहन बुरी तरह फिसल सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इमरजेंसी व्हीकल एम्बुलेंस आने पर क्या करें। तो इमरजेंसी व्हीकल एम्बुलेंस आने पर क्या करते हैं कि जब भी एम्बुलेंस रहता है दोस्तों उसको हमेशा रास्ता देना चाहिए। ठीक है। ये आप लोगों का पहला कर्तव्य होता है क्योंकि वो इमरजेंसी केस रहता है एम्बुलेंस हमेशा। ठीक है। एम्बुलेंस में दोस्तों इमरजेंसी का ही केस रहता है। इसमें व्यक्ति अंतिम समय चल रहा होता है या फिर बहुत ही ज्यादा दुर्घटना ग्रसित होता है तो उसको एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है। इसलिए हॉस्पिटल में उसको पहुंचना ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। इसलिए उसके लिए हमें रास्ता दे देना चाहिए। ठीक है। तो किनारे होकर रास्ता दे देना चाहिए। तो जब भी कोई आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, सायरन बजाते हुए पीछे से आए तो चालक को तुरंत अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर या किनारे करके उसे बिना किसी बाधा के आगे निकलने का रास्ता देना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 3 का संबंध किससे है। तो यह दोस्तों वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड से, तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य से संबंधित है। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 सेक्शन 3 यह अनिवार्य करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक उसके पास उस श्रेणी का वाहन चलाने का एक प्रभावी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो। देखिए आपका जो CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल वाला जो है 105 विषय किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है नॉइज लेवल लिमिट से। ठीक है। तो केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, ठीक है, के नियम 105 के तहत वाहनों से निकलने वाले शोर के स्तर की अधिकतम सीमा और हार्न या लाइसेंसर या हार्न या साइलेंसर से जुड़े ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियम निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन दस्तावेज कौन से आवश्यक है। तो इसके लिए दोस्तों जो आवश्यक है वो है दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस और PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, सर्टिफिकेट, ये सब आपका जरूरी होता है। तो मोटर वाहन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, वैध थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, इन चारों का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है यदि वाहन का बीमा समाप्त हो जाए तो क्या परिणाम होगा। तो देखिए यदि वाहन का बीमा समाप्त हो जाए तो यहाँ पर होगा क्या कि दंड और कानूनी कार्रवाई आप पर की जा सकती है, वाहन जब्त आपका हो सकता है, आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो वाहन का बीमा समाप्त होने पर सड़क पर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है, ऐसा करने पर पुलिस द्वारा भारी जुर्माने या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, गाड़ी जब्त की जा सकती है, दुर्घटना होने पर कंपनी द्वारा कोई भी बीमा क्लेम भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पार्किंग स्थल पर वाहन के बीच का अंतर होना चाहिए। तो देखिए पार्किंग स्थल पर वाहन के बीच का जो अंतर होना चाहिए वह 3 फीट का अंतर होना चाहिए। तो सुरक्षित और व्यवस्थित पार्किंग के नियम के अनुसार खड़े किए गए वाहनों के बीच कम से कम 3 फीट लगभग 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए ताकि वाहनों को निकालने और दरवाजे खोलने में आसानी हो। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आप 2 लेन वाले रास्ते पर वाहन चला रहे हैं, आपके आगे की ओर चल रहा वाहन बहुत धीरे से चल रहा है और आगे का रास्ता ओवरटेकिंग के लिए बिल्कुल साफ है, आप क्या करेंगे। तो वाहन को हम लोग क्या करेंगे, दाएं ओर से आगे लेकर जाएंगे। ठीक है।
तो यातायात नियमों के अनुसार भारत में हमेशा आगे चल रहे वाहन को उसके दाईं ओर से ही ओवरटेक करना चाहिए, बशर्ते आगे का रास्ता पूरी तरह साफ और सुरक्षित हो। अगला प्रश्न है कि गुड्स कैरेज के लिए जमीन से माल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों ऊंचाई होनी चाहिए 3.8 मीटर की। ठीक है, तो गुड्स कैरेज के लिए जमीन से माल की अधिकतम ऊंचाई 3.8 मीटर होना चाहिए। तो केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सामान्य मालवाहक वाहनों यानी कि गुड कैरियज के लिए जमीन के स्तर से माल सहित वाहन की कुल अधिकतम ऊंचाई 3.8 मीटर। ये आईएसओ कंटेनर ले जाने वाले वाहनों के लिए 4.2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि फिटनेस प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, फिटनेस प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि वाहन सड़क योग्य है या नहीं है। ठीक है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि वाहन तकनीकी और यांत्रिक रूप से पूरी तरह से ठीक है और सड़क पर चलाने के योग्य है, जिससे प्रदूषण और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा द्रव उपयोग होता है। तो देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में जो द्रव उपयोग होता है वो रहता है ब्रेक आयन। ठीक है, DOT 345। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में विशेष रूप से तैयार किए गए ब्रेक फ्लूइड जैसे कि DOT 3, DOT 4 या DOT 5 का उपयोग किया जाता है। इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है ताकि अत्यधिक गर्मी में भी ब्रेक फेल ना हो। अगला प्रश्न है फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना अनिवार्य है। तो देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स में दोस्तों जो होना अनिवार्य है वो है आप लोगों का कि बैंडेज, एंटीसेप्टिक और सीजर्स यानी कि कैंची। तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में आप लोगों का आपातकालीन चोट के इलाज के लिए स्टेलाइज्ड बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन, रुई, पट्टी और कैंची जैसी बुनियादी चिकित्सा सामग्रियां होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि विच मटेरियल इज सुटेबल फॉर क्लच लाइनिंग। क्लच की लाइनिंग के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है। तो देखिए, क्लच की लाइनिंग के लिए जो पदार्थ उपयुक्त होता है वह आपका रहता है एस्बेस्टस। ठीक है, तो एस्बेस्टस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लच प्लेट की लाइनिंग के लिए उच्च घर्षण गुणांक और अत्यधिक गर्मी सहन करने की क्षमता वाले पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसके लिए एस्बेस्टस या घर्षण रोधी कार्बन सिरेमिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निजी वाहन में कितने पैसेंजर बिठा सकते हैं, यह किसमें दर्शाया जाता है। तो निजी वाहन में जितने पैसेंजर बैठ सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका ये सब निर्धारित रहता है। तो किसी भी निजी या व्यावसायिक वाहन की बैठने की क्षमता या सीटिंग कैपेसिटी और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी विवरण वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं। बैटरी को भरने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, बैटरी को भरने के लिए डिस्टिल्ड वाटर, बैटरी में दोस्तों डिस्टिल्ड वाटर भरा जाता है। ठीक है, बैटरी में उपयोग के दौरान केवल उसमें मौजूद पानी का वाष्पीकरण होता है, एसिड का नहीं। इसलिए बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट स्तर सामान्य करने के लिए हमेशा केवल डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल ही डाला जाता है, एसिड नहीं। आसुत जल दोस्तों यानी कि जिसका कि यहाँ पर हम लोग कहते हैं वो न्यूट्रल ही रहता है, यानी कि उसमें जितना धनायन उतना ऋणायन, यानी कि पीएच मान हम लोग वहां पर 7 लेकर चलते हैं, वही आपका डिस्टिल्ड वाटर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि सेक्शन 177 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, ये 177 किस विषय से संबंधित है। तो आपका पेनाल्टी फॉर जनरल ऑफेंस, सामान्य अपराधों के दंड से संबंधित है। तो धारा 177 एक सामान्य अवशिष्ट धारा है जो उन अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान करती है जिनके लिए अधिनियम में कोई अलग से विशिष्ट सजा जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है यदि ड्राइविंग के दौरान नींद आने लगे तो क्या करें। तो वाहन को रोकें और विश्राम करें। ठीक है, यह नहीं कि आप नींद में ही अपना गाड़ी चलाने लगे। ड्राइविंग के समय नींद या झपकी आना बेहद खतरनाक है और इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे सुरक्षित उपाय यही है कि वाहन को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर रोकें और कुछ देर विश्राम करें या सो लें। अगला प्रश्न है BS6 वाहनों के लिए NOx घटाने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है। तो BS6 वाहनों में NOx घटाने के लिए जो तकनीक उपयोग होती है दोस्तों वह रहता है आपका सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि BS6 में कड़े
नियमों के तहत नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हानिकारक स्तर से कम करने के लिए मुख्य रूप से सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिसमें यूरिया आधारित एडब्लू तरल का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का कि मिक्स एयर एंड फ्यूल प्रॉपरली, यानी कि हवा और ईंधन को प्रॉपर सही तरीके से मिलाना ही फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का मेन उद्देश्य होता है। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में सटीक मात्रा में और अत्यधिक दबाव के साथ ईंधन की फुहार स्प्रे करना है, ताकि वह हवा के साथ पूरी तरह और सही अनुपात में मिल सके, जिससे कुशल दहन हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कहा गया एक्सीडेंट स्पॉट पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो देखिए एक्सीडेंट स्पॉट पर सबसे पहले आप लोगों को करना चाहिए कि घायल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी दुर्घटना स्थल पर मानवीय आधार और कानूनन सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि घायल व्यक्तियों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाए और उनकी सुरक्षा व चिकित्सा सुनिश्चित की जाए। अगला प्रश्न है यदि वाहन से काला धुआं निकले तो क्या संकेत है? तो देखिए यदि वाहन से काला धुआं निकले तो इसका संकेत है इनकम्प्लीट कंबशन, अधूरा दहन। तो साइलेंसर से निकलने वाला काला धुआं ईंधन के अधूरे दहन को दर्शाता है। ऐसा तब होता है जब हवा कम और ईंधन अधिक मात्रा में कंबस्शन चैम्बर में जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न कहा गया है पीयूसी रिपोर्ट में सीओ का अधिक स्तर क्या दर्शाता है? तो पीयूसी रिपोर्ट में सीओ का अधिक स्तर दर्शाता है आपका इनकम्प्लीट कंबस्शन, अधूरे दहन को बताता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली गैस है। प्रदूषण जांच में सीओ का उच्च स्तर यह स्पष्ट करता है कि इंजन के अंदर ईंधन पूरी तरह से नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण अधजला कार्बन गैस के रूप में बाहर आ रहा है। देखिए इंश्योरेंस क्लेम ना मिलने का मुख्य कारण क्या होता है? तो उसका दोस्तों मेन रीजन होता है या तो आपकी बीमा समाप्त हो गई है, पॉलिसी एक्सपायरी हो चुकी है, या तो आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, या फिर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे हैं। तो इनमें से दोस्तों कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो यदि दुर्घटना के समय बीमा पॉलिसी समाप्त हो चुकी हो, गाड़ी का मालिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो, या दावे से दस्तावेज फर्जी या गलत पाए जाएं, तो इन सभी स्थितियों में बीमा कंपनी क्लेम खारिज कर देती है। अगला प्रश्न है गुड समरीटन को किस कानून के तहत सुरक्षा दी गई है? तो ये जो दोस्तों दिया गया है ये आपका है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट आपका एक्ट 2019। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ये दिया गया है। तो देखिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत गुड समैरिटन नेक व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा दी गई है, ताकि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले किसी भी नागरिक को पुलिस या अदालत में पूछताछ में प्रसन्न न किया जाए। अगला प्रश्न है कि एक्सीडेंट के बाद वाहन को कब हटाया जा सकता है? तो देखिए एक्सीडेंट के बाद वाहन को जो हटाया जा सकता है वह आफ्टर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ इंजर्डी, घायल की सुरक्षा के बाद। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद पहली प्राथमिकता घायल व्यक्ति की जान बचाना और उसे सुरक्षित करना। घायल को सुरक्षित स्थान या अस्पताल पहुंचाने के बाद ही वाहन को घटना स्थल से हटाया जाना, बशर्ते वह ट्रैफिक में बाधा न बन रहा हो। दोस्तों अगर आप लोग ये एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट लेते हैं तो जिसमें आपको 75 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग इसको लेंगे तो आपको देखिए अगर आप लोग टेस्ट ले लेंगे तो आप परचेज जब कर हो जाएंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से अलग अलग सेक्शन दिखेगा। इसमें दोस्तों आपको ट्रेड थ्योरी का टेस्ट दिखेगा, स्पेशल टेस्ट, जो कि एनसीएल हेम ऑपरेटर को टारगेट ही रख के स्पेशल हेम ऑपरेटर पर ही सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों 25 प्लस टॉपिक पर जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है उस पर दोस्तों 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ट्रेड थ्योरी निम्मी का भी टेस्ट यहाँ पर दिया गया, ये भी लगभग 25 से ज्यादा टेस्ट हैं। फुल लेंथ टेस्ट दोस्तों नए पैटर्न पर आपका दिया गया है, जिसमें कि आपका 5 कंप्लीट हो गया है, छठवां आपका कल से लाइव होने जा रहा है। करंट अफेयर का दोस्तों एनसीएल से संबंधित मैंने आप लोगों के कहने पर एनसीएल से संबंधित जितने भी स्पेशल करंट अफेयर बन सकते हैं उसको मैंने दोस्तों यहाँ पर डाल रखा है। तो ये करंट अफेयर का हो गया।
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पेपर है दोस्तों अलग अलग एग्जाम में आए हैं, चाहे आपका एनसीएल हेम ऑपरेटर 2023 का हो, 20 का हो, 18 का हो, और टेम्पर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर का भी क्वेश्चन पेपर इसमें मैंने डाल दिया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टडी रिलेटेड पीडीएफ यहाँ पर जो उपलब्ध है, इसमें आपको दोस्तों मैंने रोड साइन और सेफ्टी का जो बुक दिखाया था वो है। 3 से 4 हजार क्वेश्चन का मोटर मैकेनिक व्हीकल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न के आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे टेस्ट दोस्तों आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी वाइज, सिस्टम वाइज, सिस्टमेटिक तरीके से डाल दिया गया है। आप लोग दोस्तों इसको परचेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आपको दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग दोस्तों इस पर जाकर के बात कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये दोस्तों हो गया कि घायल की सुरक्षा क्या होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ड्राइवर ट्रेनिंग में मिरर सिग्नल में ये क्या सिखाता है। तो देखिए ये बताता है कि दाएं बाएं देखकर संकेत देकर मोड़ना, ठीक है। तो देखिए यह ड्राइविंग का एक बुनियादी सुरक्षा नियम MSM रूल है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले रियर व्यू मिरर में पीछे का ट्रैफिक देखें, फिर मुड़ने या लेन बदलने का इंडिकेटर दें सिग्नल, और अंत में सुरक्षित होने पर मोड़ें और आगे बढ़ें, यानी कि कार्रवाई करें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ड्राइवर की रिएक्शन टाइम सामान्यतः कितनी होती है। क्योंकि ड्राइवर की जो रिएक्शन टाइम होती है दोस्तों वह 1 सेकंड का होता है, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम प्रतिक्रिया समय वह समय जो चालक को सामने किसी खतरे को देखने और उसके बाद ब्रेक पैडल दबाने के बीच लगता है। एक सामान्य और सतर्क चालक के लिए यह समय औसतन 1 सेकंड से 2 सेकंड, मानक तौर पर 1 से 2.5 सेकंड माना जाता है। दिए गए विकल्पों में 1 सेकंड सबसे उपयुक्त उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है यहाँ पर कि सेफ ड्राइवर की सबसे बड़ी पहचान क्या है। तो देखिए सेफ ड्राइवर की सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो रहता है कि आप वो धैर्य बना के चलता है, अनुशासन और नियमों का पालन करके रोड पर चलता है, जिससे सेफ ड्राइविंग कर पाता है। तो ये कि कुशल और सुरक्षित ड्राइवर की सबसे बड़ी पहचान उसकी तेज गति या स्टंट नहीं, बल्कि गाड़ी चलाते समय उसका धैर्य, आत्म अनुशासन और सभी यातायात नियमों व चिन्हों का पूरी ईमानदारी से पालन करना है। अगला प्रश्न है कि यदि ब्रेक पैडल नरम लगे तो क्या कारण हो सकता है। तो ये इसका मेन कारण होता है या तो ब्रेक फ्लूइड लीक हो रहा हो, लाइन में हवा घुस गई हो, ब्रेक पंप खराब हो। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। तो ब्रेक पैडल का स्पंजीय नरम होना ब्रेक सिस्टम में खराबी दर्शाता है। इसके मुख्य कारणों में ब्रेक तेल का रिसाव होना है, ब्रेक लाइनों में हवा का प्रवेश करना, या मास्टर सिलेंडर ब्रेक पंप का आंतरिक रूप से खराब होना शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन व्हिच प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक आपका पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो पास्कल का नियम के अनुसार दोस्तों किसी बंद तरल पदार्थ पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। सस्पेंशन सिस्टम में कौन सा पार्ट झटके सोखता है। तो देखिए सस्पेंशन सिस्टम में जो पार्ट झटके सोखता है वो आपका शॉक अब्जॉर्बर भी सोखता है, कॉइल स्प्रिंग भी सोखता है, टॉर्सन बार भी सोखता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो सस्पेंशन सिस्टम में कॉइल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग और टॉर्सन बार सड़क के झटकों को सोखने या शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं, जबकि शॉक अब्जॉर्बर डैम्पर इन स्प्रिंग में कंपन को नियंत्रित करता है और इनके सभी भाग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्टीयरिंग सिस्टम में कास्टर एंगल का प्रभाव क्या है। तो देखिए स्टीयरिंग सिस्टम में कास्टर एंगल का जो प्रभाव होता है स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, सीधी दिशा में स्थिरता होता है। कास्टर एंगल दोस्तों स्टीयरिंग एक्सिस का आगे या पीछे की ओर झुका होता है। यह वाहन को मुड़ने से निकलने के बाद स्टीयरिंग को स्वतः सीधा करने और सीधी रेखा में चलते समय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी सामान्यतः कितनी होती है। तो देखिए बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सामान्यतः 1.26 से लेकर 1.28 तक होता है। तो पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का मिश्रण का विशिष्ट गुरुत्व हाइड्रोमीटर से मापने पर 1.260 और 1.280 के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि इग्निशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कार्य है। तो इग्निशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर जो लगा रहता है वह दोस्तों हाई वोल्टेज को सभी सिलेंडरों में बांटने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए पारंपरिक इग्निशन सिस्टम में
डिस्ट्रीब्यूटर का मुख्य कार्य इग्निशन कॉइल से आने वाले हाई वोल्टेज करंट को इंजन के फायरिंग ऑर्डर के अनुसार सही समय पर अलग अलग स्पार्क प्लग तक पहुंचाना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अल्टरनेटर का आउटपुट क्या होता है। तो देखिए अल्टरनेटर का आउटपुट जो होता है दोस्तों, ये आपका एसी वोल्टेज होता है। तो अल्टरनेटर मुख्य रूप से दोस्तों घूर्णन गति का उपयोग करके अल्टरनेटिंग करंट एसी यानी कि एसी वोल्टेज उत्पन्न करता है। हालांकि वाहन की बैटरी को चार्ज करने के लिए इसे बाद में रेक्टिफायर की मदद से डीसी में बदला जाता है। आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार इसका प्राथमिक आउटपुट एसी वोल्टेज माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जिनको दोस्तों ये टेस्ट, ये देखिए आप जिनको ये रोड साइन और सेफ्टी वाला बुक चाहिए, ठीक है, और आपको 3 से 4 हजार क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, और ये आपका थ्योरी का बुक चाहिए, ठीक है, जिसमें कि दोस्तों आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिगर वाला क्वेश्चन बनेगा ही। तो ये लगभग 70-80 पेज का है दोस्तों, या 90 पेज का होगा। तो ये सारे पीडीएफ आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज के साथ दे दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जाना है, एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों जो सिलेबस है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर टेस्ट डाला गया है। अगर आप लोग दोस्तों उसको लेना चाहते हैं तो आप लोग देखिए, ये जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है ना, मैंडेटरी कासनी रोड इंफॉर्मेटिक्स, ये सब दोस्तों एक एक टॉपिक पर 50-50 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है। ये जो दोस्तों एनसीएल हेम ऑपरेटर का कंप्लीट टेस्ट आपको मिलने वाला, कोई डाउट हो तो आपको ये इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।